सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 2025 के बारे में। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्लास 12th हिंदी 2025 में आने वाले खंड का को कैसे निपटा सकते हैं। ठीक है, यानी आज की इस वीडियो में हम खंड का निपटारा करने वाले हैं और आपके पूरे के पूरे खंड का, यानी हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वह खंड का और खंड खा में पूछा जाता है। ठीक है, तो खंड का और खंड खा में पूछा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स जो खंड का हमारा होता है वो भी 50 अंक का होता है और जो हमारा खंड खा होता है ये भी 50 अंक का होता है और 50-50 अंक मिला के आपके 100 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो पे 50 नंबर पक्का करने वाले हैं। यानी कि हम खंड का निपटारा आज की वीडियो पे करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपके 100 में से 100 अंक पक्का करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो बस आप लोग क्या करिए, वीडियो का पूरा अंत तक देखिए और आप आज की रात खंड का निपटारा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई ये देखो खंड का आता है हमारा, जिसमें खंड का में 5 प्रश्न हिंदी गद्य खंड के विकास से पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई खंड का आता है। ठीक है, खंड का यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोगों के प्रश्न पत्र में। इसके बाद प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे। भाई देखो, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे वायरल प्रश्न हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इनको भाई बिल्कुल भी मिस मत करना और इनको जरूर से जरूर इन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लेना, ताकि जब आप लोग पेपर देने जाएं तो बस आपको एनसीईआरटी वाले भैया ही नजर आए। ठीक है, यानी उनके क्वेश्चन ही नजर आए, बस और कुछ ना नजर आए। तो देखो, जो हमारा पहला प्रश्न स्टूडेंट से दे रखा है वो दे रखा है का नंबर परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता भी होगा। भाई ये वायरल प्रश्न है, तो इनको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर दीजिए। शायद आप लोगों को ये आता हो, तो आप मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाद जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने % आ रहा था इसमें से। ठीक है, लगभग आपको कितने % इस क्वेश्चन से आ रहे थे। अगर भाई आपके 90% आ रहे हैं, 80% आ रहा है, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि सदल मिश्र जी हैं कि लाला श्रीनिवास दास जी हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं? ठीक है, तो परीक्षा गुरु के जो हमारे लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इंदुमती है। तो भाई बताइए इंदुमती कौन सी विधा है? प्रथम कहानी है कि प्रथम उपन्यास है कि निबंध है कि इनमें से कोई नहीं है? तो भाई इंदुमती जो है वो क्या है भाई? प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम कहानी कोई पूछ ले तो क्या बताना है आप लोगों को? इंदुमती। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों क्या हमारा दे रखा है? जो हमारा अगला प्रश्न दे रखा है वो कह रहा है ग नंबर आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक भैया कौन है? विष्णु प्रभाकर है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं कि प्रभाकर मिश्र हैं? तो भाई ये विष्णु प्रभाकर, बच्चा जानता है कि आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कह रहा भाई सब लोगों को पता हो, कक्षा 9-10 से पढ़ते आप लोग चले आ रहे हो। घ नंबर चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि महादेव वर्मा है कि प्रेमचंद्र हैं? तो भाई चिंतामणि लेखक, अरे यार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यार नहीं पता क्या? तुमको भूल गए क्या? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो भाई बताइए मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान नहीं कि निर्मला नहीं कि रंगभूमि नहीं कि त्यागपत्र नहीं? तो सबको पता है त्यागपत्र कक्षा 10 से पढ़ते आप लोग चले आ रहे हो। इनको भी नहीं करोगे तो यार फिर अपनी जिंदगी में आप लोग क्या करोगे? अगला देखते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर आता है का, यानी कि दूसरा नंबर में पद्य साहित्य का इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी सारे के सारे प्रश्न वायरल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेना है और बताना है आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताओ भाई। लोकायतन की चिदंबरा, कला और बूढ़ाचंद की भाई उर्वशी? तो जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? किस पर मिला था भाई? चिदंबरा पर मिला था। किसमें भाई? चिदंबरा पर मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? तो बताओ यार, वायरल प्रश्न है।
ज्ञान आश्रय शाखा से कि प्रेम आश्रय शाखा से कि कृष्ण भक्ति शाखा से कि राम भक्ति शाखा से। तो जो अष्टछाप के कवि का संबंध है स्टूडेंट्स वो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे भाई? कृष्ण भक्ति शाखा से। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न आ रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो है कि बीसल देव रासो है कि पृथ्वीराज रासो है कि भाई परमाल रासो है? तो जो हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है स्टूडेंट्स वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। तो आपका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो भाई हमारा अगला प्रश्न है हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो इन्हें बताना है आपको हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है? चौके चौबते नहीं, कि प्रिय प्रवास नहीं, कि चित्राधार नहीं, कि वैदेही वनवास नहीं है। तो भाई जो हरिऔध जी की कृति है वो कौन सी नहीं? बताइए आप लोग, बताइए भाई। नहीं पता? मैं बताता हूं, चित्राधार। ठीक है, चित्राधार का क्या है? हरिऔध जी की कृति भैया नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि चौके चौपदे है उनकी कृति, परिप्रवास है, वैदेही वनवास है, चित्राधार नहीं। तो चित्राधार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कृति है पूछ रखा है कि कृति नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, इसमें बच्चे काफी ज्यादा गलती खा जाते हैं, तो आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद हमारा आता अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सब लोगों को भाई पता है भक्ति काल को यार। ठीक है, भक्ति काल को पता है ना? हाँ भाई पता है। अगला देखते भाई जो हमारा अगला प्रश्न आता है, यानी भाई इस 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 7 प्रश्न पूछे जाते हैं खंड का में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न का हम लोगों को निपटारा आज की इस वीडियो पे करना ही है तो करना ही है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या आता भाई? देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आप लोगों को भाई एक गद्यांश दे दिया जाता है। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद जो निम्नलिखित प्रश्न दिए रहते हैं उनका हमें उत्तर देना होता है। ठीक है, तो भाई इसको आप लोग देखो, इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग अच्छे तरीके से उत्तर को देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई इसको पहले पढ़ो। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया भाई। भाषा कई बार व्यक्त मतलब कि आया, तो हमको सब लोगों को पता हो चुका होगा, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता हो गया होगा कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से ये प्रश्न पत्र लिया गया है, ये गद्यांश हमारा लिया गया है। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको रेखांकित अंश कर देता हूँ। यहाँ से लेके भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश हो जाता है। अब इनके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो भाई इनमें जो प्रश्न हमारा दे रखा है, पहला प्रश्न क्या दे रखा है? गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। क्या दे रखा है भाई? गद्यांश का शीर्षक हमें लिखना है तथा लेखक का नाम लिखना है। तो सब लोगों को भाई जो हमारा गद्यांश है इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि हमारा शीर्षक क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं शीर्षक। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखते हैं शीर्षक और यहाँ पे लिखते हैं लेखक का नाम। यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद इसी प्रकार आपको पेपर में भी लिखना है। शीर्षक क्या है भाई? तो शीर्षक सबको पता है, भाषा और आधुनिकता। क्या है? भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, भाषा और आधुनिकता हो गया। लेखक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो सबको पता है भाषा और आधुनिकता लेखक किसके लेखक है भाई? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोफेसर ये लो पूरा नाम लिख लो यार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्या भाई? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद देखो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम क्या है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है भाई ये इसमें से मिलेंगे, इनको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पहले ही लाइन पे लिखा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यानी कि जो भाषा है किसका भी अभिन्न अंग है? तो संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का। तो यहाँ पे लिखो आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो भाषा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न
अंग है। ठीक है, भाषा जो है संस्कृत का अभिन्न अंग है। बस इतना ही आप लोगों को कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा स्टूडेंट्स, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भाई रेखांकित अंश यानी जो जो अंश हमारा रेखांकित है हमको उसकी क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या करनी है। तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गतिशील तक हमारा रेखांकित अंश है, तो हमको इसकी व्याख्या करनी होती है। पहले इसको पढ़ते हैं भाई, तभी ना तो इसकी व्याख्या कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग देखिए, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। इसका मतलब क्या हो, यानी कि भाई भारत जो भाषा है वो संस्कृत से गहरा संबंध रखता है, अटूट अंग है उसका, बहुत ज़्यादा संबंध है उसका। ठीक है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यानी स्टूडेंट जिस तरह से परंपरा बदलती रहती है उसी तरह से हमारी संस्कृत भी बदलती रहती है। इसका मतलब ये हो गया, है ना। तो वही चीज़ हमको अपने शब्दों इसमें लिख लेना होता है। तो वहीं पे देखो, इसको हम अपने शब्दों पे लिखेंगे, जरूरी नहीं कि जो वो लिखा उसको ही लिखो। ठीक है भाई, देखो कुछ का पाटा सब ऐसे कुछ लगा के उसी पे आपको अपने शब्दों में लिख देना है। आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 2 नंबर 100% दे के जाएगा। इसमें भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भाई लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाषा। क्या लिखेंगे भाई, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो भाषा। ठीक है, भाषा का संस्कृत। ठीक है, भाषा का संस्कृत से गहरा संबंध लिख दो आप लोग, गहरा संबंध है। ठीक है, भाषा का संस्कृत से गहरा संबंध है। ठीक, इतना आप लोग लिख दिया। इसके बाद इसमें लिख दो, क्या लिखा है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, यहाँ इसको फुल स्टॉप दीजिए, कॉमा लगा के लिख सकते हो आप लोग। जिस प्रकार यहाँ पे पहले हेडिंग जरूर डाल लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन कर देना। इसके बाद ही आप लोगों को स्टूडेंट्स व्याख्या करनी है। जिस तरह, ठीक है, क्या लिखना है, जिस तरह परंपरा, ठीक है, जिस तरह परंपराएं जिस प्रकार परंपराएं बदलती हैं उसी तरह, ठीक है, उसी तरह संस्कृति बदलती है। ठीक है, संस्कृति भी बदलती है, भी लिख दो, भी बदलती है। उस प्रकार संस्कृत भी क्या होती है स्टूडेंट्स, बदलती है। बस इतना ही आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या पर कर देना है। आप एग्जामिनर यहाँ से क्या करेगा, ये लो बच्चे, ये लो 2 नंबर, यानी कि 0-2 इतना नंबर देके चला जाएगा। काम 35, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आता है उद्भुत। क्या है, उद्भुत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे उद्भुत और परंपरागत शब्द आए, परंपरागत आया है और यहीं पे कहिए, यहाँ पे उद्भुत आया है। तो यहाँ पे उद्भुत और परंपरागत का हम लोगों को अर्थ लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे उद्भुत लिखेंगे, उद्भुत। ठीक, उद्भुत अंडरलाइन ये इधर कर दिया। एक बार परंपरागत, ठीक है, परंपरागत अंडरलाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, तो उद्भुत का स्टूडेंट्स होता है उत्पन्न होना। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्पन्न होना। ठीक है, और जो परंपरागत का मतलब क्या हो भाई, परंपरा से चली आ रही हो, ऐसी कुछ जो परंपरागत यानी परंपरा से यानी जो परंपरा से चली आ रही हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो परंपरा। ठीक है, परंपरा से चली आ रही हो, ठीक है, परंपरा से चली आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5 ही प्रश्न स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछे जाते हैं और 5 दूनी 10 आपको 10 अंक कंप्लीट करा के जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो संस्कृत की स्टूडेंट्स प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई, तो देखो संस्कृत जो प्रमुख विशेषताएं, यानी हम यहाँ पे 2 विशेषताएं हम दे देते हैं, 1 और यहाँ पे 1 2। ठीक है, जो पहली विशेषता हम लिख देते हैं, यह परिवर्तनशील है। यहीं पे देखो पहले ही उसमें आपको इसी में से देगा, अपने मन से नहीं कर देना। ठीक है ना, इसी में देगा, जहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे परिवर्तनशील है। ठीक है, और गतिशील है। ठीक है, जो हमारी भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील है और गतिशील है। तो यही विशेषताएं हैं यार, इसी में देखो प्रश्न दिया रहता है, आपको भड़बड़ाने कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे लिख दो यह परिवर्तनशील है, यह परिवर्तनशील है। ठीक है भाई, वायरल प्रश्न, इसको जरूर तैयार कर लेना यार। ठीक है, परिवर्तनशील है और यहाँ पे लिख दो गतिशील है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं यार, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि गुरुदेव यार वीडियो नहीं आ रही 2 दिन से, क्या बात है। तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा काम मुझे आ गया था एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इस वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई। बाकी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए, जब तक आपका पेपर 90% क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपका NCERT वाला भैया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देता रहेगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो मेरे भाई। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न सुनाता है
ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, ठीक है। तो पद्यांश आप लोगों को दे दिया जाता है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आपसे क्या कहा जाता है, उसके नीचे 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ के आपको सब कुछ बताना होता है। इसी से आपकी 5 प्रश्न इसी से आप लोगों के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको बात करते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना यार, वीडियो के साथ साथ इसको तैयार कर लो। पढ़ते जाओगे तैयार होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लोग पढ़ते जाओ यार, बस पढ़ते जाओगे तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत है ये नहीं। 50 नंबर आपका एक ही वीडियो से कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले इसको पढ़ो। कह रहा कौन हो तुम वसंत के दूत, क्या लिखा है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उठकंता सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। ठीक है, तो देखो भाई सब लोगों को पता चल ही गया होगा यार, क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लिया है। नहीं किया कोई बात नहीं भाई, बल कौन को तुम वसंत के दूत, यानी कि सबको इतना पढ़ते ही समझ में आ गया श्रद्धा मनु, बस कोई दिक्कत नहीं। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु मारिए और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद मारिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखो प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा गया है। सबसे पहले भाई यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर का। एक जन आप ऐसा देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, बस। तो आपको शीर्षक डाल देना है और यहाँ पे श्रद्धा मनु मार देना है। क्या करना है, शीर्षक डाल देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे श्रद्धा मनु मार देना है, कवि का नाम पूछे तो जयशंकर प्रसाद डाल देना है, बस काम खत्म। इतना लिखोगे, एग्जामिनर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेगा, बस बच्चे लो 2 नंबर पकड़ो, ठीक है। अगला देखो, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो देखो कहने लगा आगंतुक के मिटाता, यानी कि आगंतुक व्यक्ति, भाई जो आगंतुक व्यक्ति है यहाँ पे लिखना, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है, बस 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई। तो भाई देखो पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, 2 नंबर पकड़ो, ठीक है। बस इसी प्रकार से लिखना है यार, 2 नंबर पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप अगला प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो घन तिमिर से चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, अब इसका रेखांकित अंश आप जितना बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो यार उतना लिख देना मेरे प्यारे विद्यार्थी। जितना आप बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हो उतना आप एग्जामिनर को प्रस्तुत कर देना। एग्जामिनर खुश होकर भैया आराम से आप लोगों को नंबर देने वाला है। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला आंसर नहीं आता है मान लो, फिर भी आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मार देना फाड़ देना, ठीक है। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी बताया कि आप लोग हेडिंग जरूर डाल लेना कि रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशपूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान, ठीक है, बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन समान कौन हो। पवन के समान तुम कौन हो, ठीक है। कौन पूछ रहा, मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से उसका परिचय जानने के लिए कि देखो इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे ना तो एग्जामिनर यार खुशी होगा। ये लो बच्चे, ये लो 2 नंबर, खुशी होकर बहुत ज़्यादा 3 नंबर नहीं थोड़ा ना देगा आपको, 2 ही नंबर देगा भाई। 2 नंबर का पेपर है तो 2 ही नंबर तो देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब एकदम जो हमारा अगला प्रश्न आता है, ये हमारा अगला प्रश्न आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 5 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये तो पक्का फिक्स है भाई, 5 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जो हमारा 5वां प्रश्न है, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है भाई। बहुत आसान प्रश्न है, बस पढ़ते समझ जाओगे आप कि पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है, ठीक है। इतना लिखोगे, ये लो बच्चा, ये लो पकड़ो, जाओ निकलो, ठीक है। 2 नंबर ऐसे दे देता है एग्जामिनर। प्लस नंबर अगर वो बार बार अगर आप 2 नंबर लिखता गया तो बस एग्जामिनर बस शायद इसको पढ़े भी ना, इसमें भी 2 नंबर मसक दे। मतलब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। जैसे हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मैथ वैथ भी हो सकते हैं भाई। उसमें सवाल भी नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कितने नंबर का पेपर है, बस इधर 2 नंबर आराम से दे देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने कॉपी को लिख देना है, अच्छे तरीके से इसको व्यक्त कर देना है, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर नंबर देगा, बस हौसला बनाए रखिए और एनसीईआरटी वाले भैया के साथ
लगातार जुड़े रहिए। अगला प्रश्न आता है भाई, कितना 7 प्रश्न मैंने बताया, 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो आराम आता है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का आता है, एक स्टूडेंट प्रश्न खा आता है। ठीक है, यानी देखो जो हमारा प्रश्न 5वां का आता है उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द स्टूडेंट से दिया रहेगा। बाकी मैं इन सब लोगों के जीवन परिचय करा चुका हूं। आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी वाले भाई यूट्यूब चैनल पर जाके इनको देख सकते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 3 ही आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस 3 ही पूछा जाएगा। 3 में से मात्र आपको एक लिखना होता है, वो भी मात्र अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस प्रकार से लिखना, कैसे लिखना, मैंने सारी चीजें इसी वीडियो इसी चैनल पे बता रखी हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो भाई आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखते हैं। अगला भाई वही हाल खा आता है, निम्नलिखित में से किसी एक का कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बस काम 35। ठीक है, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, 3 दिए रहेंगे। 3 में से मात्र एक का करना, मैंने सबका करा चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आता चैनल पर देखिए, आता तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, हमारा 5 प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, जी आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर 6वां प्रश्न। ठीक है, 6वां प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में शब्द सीमा 80 है। ठीक, क्या है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी, इसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग कहानी का आता है, यानी जो आपके कहानी दे रखी है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको। अधिकतम शब्द सीमा इसकी 80 शब्द सीमा होती है। या तो अथवा करके स्टूडेंट्स आएगा आपका बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो देखो भाई इनमें पंचलाइट लाठी एक बहादुर कहानी मैंने करा चुकी है, बहादुर कहानी भी मैंने कराया है। ठीक, इसी चैनल पे देख सकते हो। नहीं देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आता होगा। इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्या लिख कर लाए, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख कर लाए। अपने शब्दों में आपको लिखना उद्देश्य भी, कोई दिक्कत वाली बात, उसको जलील पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग सुन जाइए, शायद सुनने से आप लोगों को याद हो जाए। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज यहाँ पे ठीक है, मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है। अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्य वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है। भाई बिल्कुल सही बात है। वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। बिल्कुल सही बात है। कहानी में निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। कहानी में भेदभाव मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को पाटा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग कहानी का जो हमारा बहादुर कहानी के उद्देश्य, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको जो याद है भाई वो लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप लोग ये लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, कर लिया, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट करो, कर लिया, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट कर लो, इतना। ठीक है, बस इसका स्क्रीनशॉट कर लो, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत, नोट्स वोट्स ना बनाना यार। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ हमारे पास। अगला जो हमारा प्रश्न आता है ये आ गया आपकी स्क्रीन पर भैया, खंड काव्य आता है, सब लोगों को पता होगा। 7वां प्रश्न जो हमारा खंड काव्य में आता है, 7वां प्रश्न आता है, खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु अथवा प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को जानते हो क्या करना होता है, इसमें जो आपके जिला का होगा उसी को स्टूडेंट्स आपको तैयार करना है। सबका नहीं तैयार कर लेना, नहीं मर जाओगे यार। ठीक है, रश्मि रथी, मुक्तिद्यूत जिसका होगा मुक्तिद्यूत तैयार कर लेकर, सत्य की जीत, त्यागपथी, आलोकवृत्ति, श्रवण कुमार, इसमें से जिसका जो जिला का होगा उसको तैयार कर लेना है। बस अपने शब्दों में मशक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। 100 में 100% आपको एग्जामिनर नंबर देगा और आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा बड़ा पढ़ाई की है तो 100 में से कितने आएंगे, 80 आएंगे। जिनने थोड़ा एवरेज पढ़ाई की है तो उसमें 100 में से कितने आएंगे, 90 आएंगे। ठीक है, और जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तो मैंने बता ही दिया, 100 में से 100। और जिसने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, अभी 10 दिन बचे हैं एग्जाम के, ठीक है, मान लो लगभग 10 दिन बचे हैं, तो उनके 100 में जानते हो कितना है, 100 में 70 आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी है यार, ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग 50% भी टाइम दे दिए ना अदर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपको भाई बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर भैया पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। एक वीडियो में लाइक मारने के बाद प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई अब वीडियो रेगुलर आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएगी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों।
ठीक है भाई। तो चलिए मिलते किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे लवली स्टूडेंट्स, गुड बाय।